नमस्कार। आपके अपने श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आज हमारे विषय इलेक्ट्रिक सर्किट थ्योरी में समझते हैं सर्किट एनालिसिस को लूप करंट मेथड से और नोड वोल्टेज मेथड से, और देखते हैं कि दोनों में क्या एनालॉजी है और किरचॉफ के करंट लॉ और किरचॉफ के वोल्टेज लॉ किस प्रकार सभी तरह के सर्किट्स को सॉल्व करने में हमारी मदद करते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमें इस दिए गए इलेक्ट्रिक सर्किट में, जिसमें 2 वोल्टेज सोर्स हैं और 5 रेजिस्टेंस हैं, सभी रेजिस्टेंस में करंट निकालना है। हम इस प्रश्न को पहले लूप करंट मेथड से करेंगे और बाद में नोडल एनालिसिस से करेंगे, और एक तथ्य की पुष्टि होगी और हम सिद्ध करेंगे कि दोनों तरीकों से एनालिसिस के रिजल्ट एक समान आते हैं। लूप एनालिसिस मेथड में परिपथ के सारे एनर्जी एक्टिव सोर्स वोल्टेज के रूप में होने चाहिए। हमारे इस परिपथ में दोनों सोर्स वोल्टेज के रूप में है, इसलिए किसी भी प्रकार के करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में रूपांतरण करने की हमारी जरूरत नहीं है। इस परिपथ में नोड 3 है और नोड के बीच में ब्रांचेज 5 है, इसलिए हमें b-n-1 अगर कैलकुलेशन करें तो इंडिपेंडेंट लूप 3 चाहिए। तो हमने यहाँ चित्रानुसार 3 लूप करंट I1, I2 और I3 मान लिए हैं। किरचॉफ वोल्टेज लॉ इक्वेशन सीधी मैट्रिक्स के रूप में लिखी जा सकती है, जहां एक रेजिस्टेंस मैट्रिक्स होगी 3x3 ऑर्डर की, जिसमें R11 पहले लूप के ये जो 2 रेजिस्टेंस 2 ओम और 1 ओम है उसका जोड़ है, R22 दूसरे के ये जो तीनों रेजिस्टेंस है 1 ओम 3 ओम और 4 ओम इनका जोड़ है। इसी तरह से R33 तीसरे लूप के सभी रेजिस्टेंस का जोड़ हो गया है। ये डायगोनल एलिमेंट अपने अपने लूप में टोटल रेजिस्टेंस का जोड़ है। हम कह सकते हैं कि ये पहले लूप के उन सब रेजिस्टेंस का जोड़ है जिसमें पहला लूप करंट जा रहा है। इसी तरह से ये दूसरे लूप के सारे रेजिस्टेंस जिसमें दूसरा लूप करंट जा रहा है उनका जोड़ हो गया है। इसी तरह से ये R33 आ गया है और ये पॉजिटिव है। R12 पहले लूप का वो रेजिस्टेंस है जिसमें दूसरा लूप करंट जा रहा है, और ये जो कॉमन रेजिस्टेंस है 1 ओम, इसमें ये दोनों लूप करंट I1 रेड एरो से नीचे की तरफ है और ये I2 ऊपर की तरफ है, जैसा कि ब्लू एरो में दिख रहा है। तो दोनों लूप करंट कॉमन रेजिस्टेंस में ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होने के कारण इसका साइन नेगेटिव हो जाएगा, और जो 1 और 2 के बीच में कॉमन है वही 2 और 1 के बीच में कॉमन है, यानी दूसरे लूप का वह रेजिस्टेंस जिसमें पहला लूप करंट जा रहा है वो भी -1 हो गया है। पहले लूप को शान हाईलाइट में दिखाया हुआ है और तीसरा लूप ग्रीन हाईलाइट में है, और आप देखिए कि इन दोनों में कोई भी रेजिस्टेंस कॉमन नहीं है। तो आप देखेंगे कि R13 और R31 इस केस में 0 हो गए हैं। ये 4 ओम का रेजिस्टेंस दूसरे लूप और तीसरे लूप के बीच में कॉमन है, और इस कॉमन रेजिस्टेंस में दोनों लूप करंट I2 और I3 ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसका साइन नेगेटिव हो गया है। तो R23 और R32 -4 हो गया है। तो इस तरह से हमने रेजिस्टेंस मैट्रिक्स सिंपल विजुअल इंस्पेक्शन से अज्यूम लूप करंट के साथ ज्ञात कर ली है। ये जो हमारी दूसरी कॉलम मैट्रिक्स है वो अज्यूम्ड तीनों लूप के करंट्स हैं, पहले लूप का I1, दूसरे का I2 और तीसरे का I3, जिन्हें हमने ज्ञात करना है। यहाँ समेशन I1 पहले लूप में सभी सोर्स वोल्टेज का सम है, और अगर कोई सोर्स वोल्टेज लूप करंट को सपोर्ट करे और हमारा अज्यूम लूप करंट उसके पॉजिटिव एंड से बाहर निकले तो वो सोर्स वोल्टेज पॉजिटिव हो गई। पहले लूप में केवल एक ही वोल्टेज है और वो +10 हो गई। दूसरे लूप में जैसा कि ग्रीन हाईलाइट में दिख रहा है कोई सोर्स वोल्टेज नहीं है, इसलिए समेशन E2 0 हो गया है। तीसरे लूप में एक सोर्स वोल्टेज 5 वोल्ट इस लूप करंट जो हमने अज्यूम किया है तीसरे लूप का I3 उसे ओपोज कर रही है, और हमारा अज्यूम्ड लूप करंट इस सोर्स वोल्टेज के नेगेटिव एंड से बाहर निकल रहा है। तो ये जो वोल्टेज है सोर्स वोल्टेज तीसरे लूप की वो -5 हो गई है। तो इस तरह से हमने किरचॉफ की वोल्टेज लॉ इक्वेशंस को, जिसमें एक लूप में टोटल वोल्टेज राइज को टोटल वोल्टेज ड्रॉप के बराबर करते हैं, उन्हीं को 3 इक्वेशंस के रूप में सीधे मैट्रिक्स के रूप में प्राप्त कर लिया है सिंपल विजुअल इंस्पेक्शन से। हमें 3 साइमल्टेनियस इंडिपेंडेंट किरचॉफ वोल्टेज इक्वेशंस मैट्रिक्स के रूप में मिल गई है, और इन अज्यूम्ड लूप करंट को हम बहुत सिस्टमेटिक तरीके से क्रैमर रूल से पता कर सकते हैं। यहाँ ये पहला कॉलम 3 अलग अलग इक्वेशंस में I1 लूप करंट का कोफिशिएंट है। अगर हमें I1 निकालना है तो इस कॉलम की जगह हम समेशन EMF वाला जो इक्वल टू फॉर्मेट वाला मैट्रिक्स है उसे रिप्लेस कर देते हैं, और इस तरह से जो नई मैट्रिक्स बनती है पहले कॉलम को इक्वल टू वालों से एलिमेंट से रिप्लेस करने के बाद उसे न्यूमरेटर में रख के और डिनोमिनेटर में इसी रेजिस्टेंस मैट्रिक्स को एज इट इज रख देते हैं, और ये जो 2 मैट्रिक्स के डिटरमिनेट वैल्यू का जो रेशियो है वो हमारा I1 करंट हो जाएगा। एक मैट्रिक्स को कॉलम वाइज या रो वाइज एलिमेंट के अक्रॉस एक्सपेंड करके उसकी डिटरमिनेट वैल्यू निकाली जा सकती है। हमने कॉलम वाइज एक्सपेंड किया और इस पहले एलिमेंट
10 की रो और कॉलम में जो दूसरे एलिमेंट्स हैं उन्हें हटा दिया, और ये जो नीचे दूसरी मैट्रिक्स बनी है 8 -4 -4 9, ये एक 2x2 की मैट्रिक्स है। इस एलिमेंट के मैग्नीट्यूड को इस 2x2 की कॉलम मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करने से हमें एक मैग्नीट्यूड प्राप्त होगा, और 2x2 की मैट्रिक्स में ये जो मल्टीप्लीकेशन है 8 और 9 का, उसका साइन नहीं चेंज करना, और ये जो दूसरा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स का, उसका साइन चेंज करने के बाद मल्टीप्लीकेशन करना है, और ये जो 2x2 की मैट्रिक्स का मैग्नीट्यूड आया है उसे 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। इसी कॉलम में दूसरा एलिमेंट 0 है, इसलिए 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 0 आएगा, तो उसकी कैलकुलेशन करने की आवश्यकता खत्म हो गई है। और तीसरा एलिमेंट जो -5 है, उसकी कॉलम और रो को अगर हम एलिमिनेट कर देते हैं तो एक 2x2 की मैट्रिक्स आ गई है -1 0 8 -4, और डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट बिना साइन चेंज के और ऑफ डायगोनल का जब प्रोडक्ट साइन चेंज करेंगे, क्योंकि ये 0 है तो प्रोडक्ट तो 0 हो गया है, और इस 2x2 की मैट्रिक्स की वैल्यू को इस कोएफिशिएंट्स -5 से मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी वो हमारी न्यूमेरेटर मैट्रिक्स 3x3 की डिटरमिनेंट वैल्यू हो गई है। इसी तरह से हम डिनोमिनेटर मैट्रिक्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। पहले एलिमेंट 3 के रो और कॉलम को एलिमिनेट किया और अंदर 2x2 की मैट्रिक्स का वैल्यू आ गई है और उसे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है। जो दूसरा एलिमेंट है उसका साइन चेंज करना है, क्योंकि इसके रोज एंड कॉलम का सम ओड नंबर है, और इस नेगेटिव साइन के साथ ये जो एलिमेंट है -1, उसकी रोज एंड कॉलम्स को एलिमिनेट करने के बाद जो 2x2 की मैट्रिक्स आई उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल के, और तीसरा एलिमेंट क्योंकि 0 है इसलिए कैलकुलेशन की जरूरत नहीं आएगी, हम इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर सकते हैं। और न्यूमेरेटर की हमारी वैल्यू आ गई है 540 और डिनोमिनेटर की वैल्यू आ गई है 159, और रेशो निकाला तो हमारा I1 करंट, पहले लूप का करंट 3.396 एम्पियर हो गया है। और ध्यान रहे ये 2 ओम का रेजिस्टेंस केवल पहले लूप का पार्ट है, तो इसका करंट हमें मालूम हो गया है 3.396 एम्पियर। लेकिन इस 1 ओम में क्योंकि I1 और I2 दोनों करंट फ्लो हो रहे हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसका करंट ज्ञात करने के लिए हमें I2 की वैल्यू निकालनी होगी, और I1 और I2 ऑपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण उनका डिफरेंस 1 ओम का करंट होगा। हम इसी सिस्टम से, क्रैमर रूल से I2 और I3 निकाल लेते हैं। I2 की वैल्यू निकालने के लिए ये जो रेजिस्टेंस मैट्रिक्स में जो दूसरे कॉलम में एलिमेंट्स हैं उन्हें इक्वल टू कॉलम के एलिमेंट से रिप्लेस करने के बाद इस रिप्लेस्ड मैट्रिक्स को न्यूमेरेटर में रखा है और इस ओरिजिनल रेजिस्टेंस मैट्रिक्स को डिनोमिनेटर में रखा है, और दूसरे कॉलम जो I2 का कॉलम है उसे रिप्लेस करने से हमें इसी तरह से सिस्टमेटिक तरीके से I2 की वैल्यू पता लग जाएगी। पहले एलिमेंट की रो और कॉलम को अगर हम एक बार हाइड कर देते हैं तो ये जो 2x2 की मैट्रिक्स है उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू आ गई है। इसी तरह से दूसरे एलिमेंट के साथ कर सकते हैं, और तीसरा तो 0 है इसलिए कैलकुलेशन की जरूरत नहीं रहेगी, और जो डिनोमिनेटर रेजिस्टेंस मैट्रिक्स है वो सेम है तो इसकी कैलकुलेशन 159 पहले की भांति आ जाएगी, और सॉल्व करने पे I2 करंट 0.1187 एम्पियर आ जाएगा। इसी तरह से ये जो तीसरा कॉलम I3 के कोएफिशिएंट का है उसे इक्वल टू वाले समेशन EMF से अगर रिप्लेस कर देता हूं और न्यूमेरेटर में रिप्लेस्ड मैट्रिक्स को रख के डिनोमिनेटर में यही रेजिस्टेंस मैट्रिक्स रखता हूं, और मैट्रिक्स को कॉलम वाइज एक्सपेंड करके डिटरमिनेंट वैल्यू न्यूमेरेटर की और डिनोमिनेटर की तो सेम आएगी, निकाल लेते हैं और सॉल्व करते हैं तो I3 की वैल्यू आई नेगेशन 0.472 एम्पियर। इसका मतलब है कि ये जो 5 ओम रेजिस्टेंस है जिसमें सिर्फ तीसरे लूप का करंट है, वो लूप करंट इस अज्यूम्ड लूप करंट डायरेक्शन से उल्टी डायरेक्शन में है, जैसे हम नीले तीर में दिखा रहे हैं, और ये इसी वैल्यू का है 0.472 एम्पियर। इसी तरह से 3 ओम जो सिर्फ दूसरे लूप का रेजिस्टेंस है उसका करंट हो गया 0.1887 एम्पियर, और क्योंकि ये पॉजिटिव आंसर है तो हमारा अज्यूम्ड लूप करंट और एक्चुअल करंट एक ही डायरेक्शन में है। अब बात हो गई 1 ओम और 4 ओम के करंट के, जो कि कॉमन रेजिस्टेंस है, इनकी वैल्यू भी निकाल लेते हैं। इस 1 ओम में करंट, ये 2 लूप करंट I2 और ये I3 ऑपोजिट डायरेक्शन में, इनका डिफरेंस होगा। हम I1 की वैल्यू 0.3396 निकाल चुके हैं, I2 की वैल्यू 0.1187 निकाल चुके हैं, और इन दोनों का डिफरेंस अप्रोक्सीमेटली 3.2 एम्पियर करंट का करंट आ गया है। इसी तरह से 4 ओम के करंट में I2 और I3 का डिफरेंस होगा। चांस की बात है कि I3 नेगेटिव आया है, जब डिफरेंस करेंगे तो ये I2 के साथ सम हो जाएगा, और I2 की इस वैल्यू में जब I3 की वैल्यू न्यूमेरिकली सम करेंगे तो ये 0.66 एम्पियर करंट आ गया। तो हमने किरचॉफ के नियमों की मदद से लूप करंट मेथड से इस सर्किट में सभी ब्रांचेस का करंट निकाल लिया है। स्टेप्स बड़ी आसान है। सबसे पहले सारे सोर्सेज को वोल्टेज के रूप में बना लो, लूप करंट अज्यूम कर लो, विजुअल इंस्पेक्शन से किरचॉफ वोल्टेज लो इक्वेशंस को मैट्रिक्स के रूप में बना लो, और क्रैमर रूल का इस्तेमाल करके लूप करंट निकाल लो। और लूप करंट से कुछ ब्रांचेज जो केवल एक ही लूप में है, जैसे यहाँ 2 ओम 3 ओम और 5 ओम, उनके करंट तो सीधे आ जाएंगे, और जो कॉमन रेजिस्टेंस है उनमें करंट लूप करंट का डिफरेंस कैलकुलेट
हो जाएगा। और हम सारे तरह के सवाल लूप करंट मेथड से कर सकते हैं और 3x3 तक की मैट्रिक्स को हल करना ज्यादा मुश्किल नहीं है और 2x2 की मैट्रिक्स तो बहुत आसानी से हल हो जाती है। उसी प्रश्न को नोड वोल्टेज एनालिसिस से करते हैं। तो हमने देखा कि इस सर्किट में 3 नोड हैं और जो सबसे नीचे और सबसे ज्यादा ब्रांचेस के साथ नोड है उसे रेफरेंस बना देते हैं और बाकी 2 नोड की वोल्टेज V1 और V2 अज्यूम कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले ये जो दोनों वोल्टेज सोर्स हैं इन्हें करंट सोर्स में रिप्लेस करना पड़ेगा और वोल्टेज सोर्स को हमने शॉर्ट कर दिया है, दोनों को, 10 वोल्ट को भी और 5 वोल्ट को भी। और V/R वैल्यू के करंट सोर्स पैरेलल में लगा दिए हैं एग्जिस्टिंग 2 ओम रेजिस्टेंस और 5 ओम रेजिस्टेंस के। तो हम कह सकते हैं कि एक वोल्टेज सोर्स और सीरीज रेजिस्टेंस एक करंट सोर्स और पैरेलल रेजिस्टेंस में बदल गया है और I इज V/R। 5 का मान 10/2 आ गया है और यहाँ 5/5 1 एम्पियर आ गया है। सिंपल विजुअल इंस्पेक्शन से हम नोड पर किरचॉफ की करंट लॉ इक्वेशंस बना सकते हैं। G11 इस पहले नोड पे जितनी भी ब्रांचेज हैं उनके कंडक्टेंस जो कि रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, एक का उल्टा 1/1, 2 का उल्टा 1/2 और 3 का उल्टा 1/3, इनका सम है, ये G11 आ गया। इसी तरह से G22 दूसरे नोड पे जो ये 3 रेजिस्टेंस 3 ओम 4 ओम और 5 ओम के उल्टे कंडक्टेंस है उनका सम हो गया है। और ये G12 और G21 पहले और दूसरे लूप के बीच में ये जो कॉमन रेजिस्टेंस का कंडक्टेंस है और इसका साइन नेगेटिव लेना है -1/3 और जो G12 है वही G21 है। इस तरह से सिंपल विजुअल इंस्पेक्शन से कंडक्टेंस मैट्रिक्स बन गई है। ये 2 V1 और V2 के कॉलम से अननोन वोल्टेज जो नोड की हमने अज्यूम की है उसकी कॉलम मैट्रिक्स आ गई है। और ये समेशन सोर्स करंट एट नोड 1 है। इस नोड 1 पे अगर कोई सोर्स करंट आ रहा है तो वो पॉजिटिव है और एक ही करंट है 5 एम्पियर आ रहा है +5 और दूसरे नोड पे एक ही करंट आ रहा है 1 एम्पियर तो +1। ये हमारा किरचॉफ करंट लॉ इक्वेशन हो गया है सिंपल विजुअल इंस्पेक्शन से। ये जो 2x2 की मैट्रिक्स में ऐसे डिनोमिनेटर में जो फंक्शंस दिए होते हैं उनकी वैल्यू कैलकुलेटर में एक सिंपल कैलकुलेशंस करके निकाली जा सकती है और इसे निकालते हुए बहुत केयरफुल रहना है और डेसिमल के काफी स्पेस तक हमें आंसरिंग करनी है ताकि हमारी फाइनल कैलकुलेशंस में रिजल्ट काफी अप्रोक्सीमेटली सही रहे। अगर आप डेसिमल के 2 स्पेस तक आंसर चाहते हैं तो 2 ज्यादा 4 स्पेस तक इस रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन करें। तो ये G11 1.8333 साइमन आ गया है। इसी तरह से G22 0.7833 साइमन आ गया है और 12 और 21 नेगेशन है 0.3333 साइमन्स। हम क्रैमर रूल की मदद से V1 और V2 के मान निकाल सकते हैं। जरा देखते हैं कि ये कैलकुलेशन कैसे करते हैं। इस सर्किट के किरचॉफ करंट लॉ इक्वेशंस ये बना ली है। ये पहला कॉलम V1 के कोफिशिएंट का कॉलम है और इसे अगर इक्वल टू से रिप्लेस कर देते हैं और जो नई मैट्रिक्स आती है उसे यहाँ न्यूमेरेटर में रख देते हैं और ये कंडक्टेंस मैट्रिक्स एज इट इज डिनोमिनेटर में रखते हैं और सॉल्यूशंस करते हैं तो हमारे पास ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव साइन के साथ और इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का साइन चेंज करने पर न्यूमेरेटर की कैलकुलेशन आ रही है। इसी तरह से इस कैलकुलेशन को पॉजिटिव साइन के साथ और उल्टी कैलकुलेशन को नेगेटिव साइन के साथ करने पर डिनोमिनेटर की वैल्यू आती है और सॉल्व करने पर हमारे पास V1 की वैल्यू 3.2 वोल्ट आ गई है। हमने V1 की वैल्यू 3.2 वोल्ट पता कर ली है। ये जो दूसरा कॉलम है वो V2 के कोफिशिएंट्स का है और V2 के कोफिशिएंट्स को ज्ञात करने के लिए इसे इक्वल टू से रिप्लेस करके ये जो न्यूमेरेटर मैट्रिक्स है उसमें ओरिजिनल कंडक्टेंस मैट्रिक्स का भाग दिया है और क्रैमर रूल से मैट्रिक्स की डिटरमिनेट वैल्यू निकालने के बाद हमारे पास V2 की वैल्यू 2.64 वोल्ट आ गई है। ध्यान रहे हमने जब यहाँ मॉडिफिकेशंस किए हैं तो ये 5 ओम और ये 5 ओम सेम दिखते हैं लेकिन हमारा ओरिजिनल सर्किट ये नीचे वाले रूप में है इसलिए यहाँ 5 ओम का करंट कोई V2/5 निकालेगा इस ग्राउंड रेफरेंस को 0 मानते हुए तो वो गलत हो जाएगी कैलकुलेशन। इसलिए हमें सारी कैलकुलेशन के लिए ओरिजिनल सर्किट्स में आ जाना चाहिए और ओरिजिनल सर्किट में जब हमारे ग्राउंड रेफरेंस की वोल्टेज 0 है तो यहाँ 1 ओम के अक्रॉस 0 और 3.2 का डिफरेंस वोल्टेज है तो जो 1 ओम का करंट है वो 3.2 एम्पियर आ गया है। इसी तरह से 4 ओम का करंट 2.64 में 4 का भाग देके सीधे ओम्स लॉ से विभवांतर बटा रेजिस्टेंस करंट आ गया है। हम 2 ओम का करंट निकाल सकते हैं। यहाँ वोल्टेज 0 है, ये +10 है, 10 और 3.2 के अंतर से ये करंट ब्लू एरो की डायरेक्शन में 3.4 एम्पियर आ गया है। इसी तरह से यहाँ हाई वोल्टेज है 3.2, लो वोल्टेज है 2.64 और जो पोटेंशियल डिफरेंस है 3 ओम का उसमें 3 का भाग देने पे ये 3 ओम का करंट आ गया है 0.2 एम्पियर। यहाँ 0 वोल्ट है, यहाँ 5 वोल्ट है, 5 में से 2.64 का अंतर किया, 5 का भाग दिया तो यहाँ का करंट आ गया 0.472 एम्पियर। तो आप देख रहे हैं कि ये जो रिजल्ट्स आए हैं वो वही आए हैं जो हमने मैक्सवेल के लूप करंट मेथड से निकाले थे। तो किसी भी प्रश्न को किसी भी मेथड से करें, अगर आप सही कर रहे हैं तो आंसर सही आएंगे, एक जैसे आएंगे। वो किस मेथड को आप इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं करता है। तो एक अच्छी बात है कि हमें सारे तरीके
सीखने हैं और किसी भी प्रश्न को एक तरीके से, जैसा प्रश्न में कहा गया, करते समय उसे किसी दूसरे तरीके से क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड है और परीक्षाओं में जिस तरह के प्रश्न आते हैं और जिन प्रश्नों को हमें हल करना होता है उसी तरह का एक उदाहरण हमने यहाँ किया है। ध्यान रहे, वीडियो देखने से सर्किट एनालिसिस नहीं आएगा, सर्किट एनालिसिस प्रश्नों के अभ्यास करने से आएगा। तो आप कम से कम 3 प्रश्न लूप करंट मेथड और नोड वोल्टेज मेथड दोनों से करें और दोनों से अगर आंसर एक जैसे आ जाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम। और हमारी सारी वीडियो देखने और प्रमोट करने के लिए आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।